सर इन दिस क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है कि अपने को मोस्ट अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स निकालना है इलेक्ट्रोन्यूट्रिलिटी के ऊपर। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में देखो, अभी मैंने आपको बता ही दिया कि एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड है। सेकंड में है एल्यूमिनियम नाइट्रोजन का बॉन्ड है अमोनिया के साथ है, बटिए। थर्ड है एल्यूमिनियम फ्लोराइड के साथ है। एंड फोर्थ वन इज एल्यूमिनियम मिथाइल साइनाइड या साइनाइड के साथ है। ओके, सो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ये स्टेबल हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये स्टेबल हो गया। अब इन दोनों केस में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है एल्यूमिनियम। तो इस केस में देखिए तो ये नाइट्रोजन अमोनिया है, यहाँ पे नाइट्रोजन साइनाइड है। तो इस केस और इस केस में देखिए अगर तो दोनों नाइट्रोजन से अटैच है, इसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़नी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट है ना सिंपल सा, कि अगर अपन डायरेक्ट देखें अपन तो ये अनस्टेबल होना चाहिए। इसके कंपेयर में ये अनस्टेबल होना चाहिए। बट होता क्या है कि अपने को अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाता है तो अपने को देख लेना है कि उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या उसमें एस करेक्टर किस में है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि एस करेक्टर कितना हुआ इसमें 25%। इसमें जो नाइट्रोजन है, इसने इसको सिग्मा बॉन्ड मान लो, इधर एक सिग्मा बॉन्ड मान लो 2, तो ये sp हाइब्रिडाइज हुआ। और इसमें एस करेक्टर कितना आ गया 50% आ गया, राइट। अगर ये 50% एस करेक्टर है तो एस करेक्टर इसका ज्यादा हुआ। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस करेक्टर से। इसको याद रखो, है ना। तो अगर एस करेक्टर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हुई, इसकी ज्यादा हुई इसके कंपेयर में। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई तो ये इससे ज्यादा स्टेबल हो गया। सो मोस्ट अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा हो गया, ये। सो दैट्स व्हाई आंसर आपको कौन सा आ जाएगा, सेकंड नंबर वाला आंसर आ जाएगा। फाइन, क्लियर हो गया। कम टू दी क्वेश्चन नंबर 8। चिलेट इफेक्ट इज, क्या बोल रहा है चिलेट इफेक्ट क्या करता है, क्या है। प्रीडोमिनेटली ड्यू टू एंथैल्पी चेंज, प्रीडोमिनेटली ड्यू टू एंट्रोपी चेंज, इंडिपेंडेंट ऑफ रिंग साइज, ड्यू टू इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ एंट्रोपी एंड एंथैल्पी चेंज। अब इसमें देखो, अगर चिलेट इफेक्ट मतलब रिंग्स आ रही है, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, तो ज्यादा अगर रिंग आएगी तो ज्यादा एंट्रोपी बढ़ेगी, वेरी सिंपल। सो प्रीडोमिनेटली ड्यू टू एंट्रोपी चेंज। तो सिंपल सा इसको याद रखो कि अगर चिलेट इफेक्ट आ रहा है तो चिलेट इफेक्ट क्या हुआ, इट इज प्रीडोमिनेंटली ड्यू टू एंट्रोपी में चेंज आता है। पहले एक रिंग होगी या रिंग नहीं होगी तो उसकी एंट्रोपी सबसे कम, एक रिंग होगी उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, दो रिंग होगी उसकी एंट्रोपी उससे बढ़ेगी, तीन होगी और एंट्रोपी बढ़ेगी। तो दैट्स व्हाई एंट्रोपी में जो चेंजेस आता है जिसकी वजह से चिलेट इफेक्ट है। अब देखो, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ दिस दिस एंड दिस। अब इसमें अपने को ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। पहला क्या है, CrO4 2 सेकंड क्या है, MnO4 2 थर्ड वन क्या है, FeO4 2 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +6, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +6। क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन, +6 में डी। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 4s1 3d5, 4s1 3d5, राइट। सो अगर ये 3d5 है क्रोमियम, राइट, तो क्रोमियम अगर +6 में तो कितने गए, तो कितने बचे, +6 में 5, तो ये चलेगा, ये भी कर लेगा, D0 हो गया, वेरी सिंपल। मैग्नीज का क्या होता है, D5 4s2 D5, अगर 6 चला गया तो कितना बच गया, D1 हो गया। Fe में कितना हुआ, +6 है ऑक्सीडेशन नंबर, है ना।
तो अगर +6 ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसका कितना हो गया, डी 2 गए, आयरन में D6 होता है, तो 2 और 4 यानी कि D2। ओके, अब इसने पूछा है कि इन सब में ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा या ट्रेंड क्या होगा। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब क्या हुआ, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन को गेन करना, प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो क्या हुआ, इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, क्यों, क्योंकि सामने वाले से इलेक्ट्रॉन निकाल पाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव करना। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इनका रिडक्शन हुआ। तो दैट्स व्हाई इनकी ऑक्सीडेशन पावर किस पे डिपेंड करेगी, कौन कितनी फास्ट इलेक्ट्रॉन ले पाता है। अब देखो क्या है, D0 है, ये D1 है, ये D2 है। इस केस में क्या हो रहा है, ये ऑलरेडी स्टेबल है क्योंकि जीरो है, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे तो सकता ही नहीं। इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक लेना इलेक्ट्रॉन नहीं चाहेगा, ये क्यों नहीं चाहेगा, अगर लेना चाहेगा तो 5 लेना चाहेगा, जिससे ये वापस स्टेबल हो जाए, हाफ फील्ड हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, मतलब ये ऑक्सीडाइज इतना नहीं कर पाएगा। D1 है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देने की ट्राई करेगा, जैसे D0 आ जाएगा, रदर देन 4 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा इसको ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो इसकी भी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट इस केस में क्या है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले या 3 इलेक्ट्रॉन लाए, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग अपन ऑक्सीडाइजिंग पावर बना देते हैं कि Fe+6 का सबसे ज्यादा, देन मैग्नीज +6 का, देन क्रोमियम +6 का। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन राइट हो गया आपका ये वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 says using crystal field theory identify from the following complex ion that shows same mu effect spin only value। तो आपको इसमें क्या करना है, स्पिन ओनली वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि सबसे ज्यादा म्यू इफेक्ट क्या होगा। यूज करना कौन सा फॉर्मूला, स्पिन ओनली वैल्यू। स्पिन ओनली वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+2 अंडर रूट। ओके, तो सबसे पहले आप इसमें आइडेंटिफाई कर लो कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ओके, तो कोबाल्ट Fe6 3 है, 3 - इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गई। अगर +3 है तो ये हो गया D6 हो गया। ओके, इसमें क्या इरिडियम D6, क्योंकि कोबाल्ट के नीचे ही आता है 5D सीरीज में, तो ये भी D6 हो गया। क्रोमियम, ये इरिडियम 3+ हुआ, D6। आयरन कितना हुआ, +2 है, मतलब ये भी D6 ही हुआ, राइट। ये भी D6, ये भी D6 और ये भी D6। तो अब ऐसा कंफ्यूजन आ जाता है, तब अपन क्या करेंगे, तब अपने को थोड़ा सा नॉलेज रखने का है। इरिडियम कौन सी सीरीज में, कोबाल्ट कौन सी सीरीज में आ रहा है, कोबाल्ट आता है 3D में। आयरन किस में आ रहा है, 3D में। बट इरिडियम किस में आ रहा है, 5D में। ओके, सो अब आपको याद रखना है कि 4D इन जो 5D सीरीज होती है उसमें ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बहुत ही कम बनते हैं, और ये हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा, D6 कॉन्फ़िगरेशन है ना, D6। सो D6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ भर देंगे, यहाँ भर दिया जाएगा, राइट। सो सारे के सारे पेयर्ड है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ऑटोमेटिक इसका क्या हो गया, मूवमेंट तो खत्म हो गया, 0 हो गया। बट इस केस में क्या है, क्लोराइड भी हाई स्पिन बनाएगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। वाटर मॉलिक्यूल भी क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, वाटर लिगेंड। तो दैट्स वाई ये भी क्या हाई स्पिन बनाएगा। अगर हाई स्पिन बनाएंगे तो क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बन जाएंगे, हाई स्पिन का देखो,
D6 1 2 3 4 5 और 6, दोनों केस में दो और दो चार, दोनों में चार चार अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट ऑप्शन। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मैग्नीज ऑक्साइड बॉन्ड लेंथ इन MnH2O होल 6 2+, ठीक है ना। तो ये क्या क्वेश्चन क्या है, MnH2O होल 6 2+। 2+ मतलब मैग्नीज किस में आ गया, 2+ में। 2+ मतलब D5 कॉन्फ़िगरेशन, राइट, D5 कॉन्फ़िगरेशन। और H2O क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। D5 कॉन्फ़िगरेशन है, 1 2 3 4 5 है ना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये देखो, ये भी सिमेट्रिकली फील्ड है, ये भी सिमेट्रिकली फील्ड है, तो इसमें क्या होगा, जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं होगा। अगर जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं होगा तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बनेगी। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बनेगी मतलब क्या होगा, छह ही जो बॉन्ड होंगे एक कोलिगेंड के साथ मैग्नीज के, वो क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे आज का। टू द पॉइंट ग्रुप सिमेट्री फॉर ट्रांस क्रोमियम, ट्रांस पूछा है इसमें। सो ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन। ये देखो इसने क्या पूछा, क्रोमियम EN मतलब क्या, एथिलीन डाइएमीन, इसका होल 2 है। देन फ्लोराइड, सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं फ्लोराइड लगा देता हूँ। ओके, सो फ्लोराइड ऊपर एक दूसरे के ट्रांस आ गए, तो ये ट्रांस हो गया। और दूसरा इसने क्या पूछा है, टाइटेनियम Cl6 3- है ना। अब इस केस में क्या है, अब इसको आप ऐसे देख लो, ग्रुप थ्योरी अगर आपको आती है थोड़ी बहुत, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, ये BF3 टाइप मॉलिक्यूल दिख रहा है, BF3। अगर इसको रोटेट करोगे, 3C3 एक्सिस प्रेजेंट होगी इसमें, राइट, C3 एक्सिस प्रेजेंट होगी। और अगर इसको सेंटर से तो चलेगी C3 एक्सिस, फिर क्या होगा, 3 नंबर ऑफ C2 प्रेजेंट होगी, राइट। सो हॉरिजॉन्टल प्लेन इसमें प्रेजेंट होगा, क्योंकि BF3 अगर आप देखते हो आप, तो BF3 को आप हॉरिजॉन्टली कट कर सकते हो, तो ये भी एक हॉरिजॉन्टली टाइप स्ट्रक्चर बना। इसमें सिग्मा H प्रेजेंट होगा, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या निकल के आ जाएगा, D3H। और इस केस में क्या होगा, टाइटेनियम हेक्साफ्लोराइड, टाइटेनियम कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर में, टाइटेनियम यहाँ पे 3D+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब D1 कॉन्फ़िगरेशन। अगर T2G D1 है, यानी कि असिमेट्रिक फील्ड है, तो इसमें स्लाइटली क्या होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, जिससे क्या होगा, टाइटेनियम, ये दोनों बॉन्ड बड़े हो जाएंगे, एलोंगेशन होगा, और ये चारों बॉन्ड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इसमें अगर आप एक्सिस पुट करोगे, तो ये एक प्लेन वाली एक्सिस मिलेगी आपको, यानी कि C4 एक्सिस मिलेगी, और 4 नंबर ऑफ C2 मिलेगी, 4 नंबर ऑफ C2 मिलेगी। इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट नहीं रहेगा, सॉरी, हॉरिजॉन्टल प्लेन इसमें प्रेजेंट रहेगा, यहाँ से अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन इसमें पुट कर सकते हैं। तो क्या हो गया इसका पॉइंट ग्रुप, D4H। डी क्यों लिखते हैं अपन, क्योंकि अगर मेन एक्सिस के साथ साथ अगर कोई सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट होती है, तो पॉइंट ग्रुप उसका D से स्टार्ट होता है। सो इसका हो गया D3H एंड D4H। So option number 3 is the right option for this question.